हेलो स्टूडेंट्स, कक्षा 9वीं एनसीईआरटी साइंस में अध्याय 15 है खाद्य संसाधनों में सुधार, इम्प्रूवमेंट इन फूड रिसोर्सेस। तो आइए इसके अभ्यास के प्रश्नों को हल करते हैं। सबसे पहले देखिए प्रश्न क्रमांक पहला, फसल उत्पादन की एक विधि का वर्णन करना है जिसमें अधिक पैदावार प्राप्त हो सके। तो आइए इसका आंसर करते हैं। देखिए फसल उत्पादन की कई विधियाँ, लेकिन उनमें से एक ऐसी विधि हमें बताना है, ठीक है, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा पैदावार प्राप्त हो सके। वो विधि कहलाती है मिश्रित फसल और दूसरा है अंतर फसलीकरण। ठीक है, तो दोनों सम्मिलित रूप से शामिल होते हैं। तो इसमें आपको ऐसे लिखना है, फसल उत्पादन में अच्छी पैदावार हेतु मिश्रित फसल का प्रयोग किया जाता है, जिसमें दो या दो से अधिक फसलों को एक ही खेत में एक ही समय उगाते हैं, जैसे गेहूँ प्लस चना, गेहूँ प्लस सरसों, ठीक है, अथवा मूंगफली प्लस सूरजमुखी। इससे होने वाली हानि की संभावना कम हो जाती है, क्योंकि फसल के नष्ट हो जाने पर भी फसल उत्पादन की आशा बनी रहती है, तो जिससे हम अच्छी पैदावार प्राप्त करते हैं। दूसरा है अंतर फसलीकरण। इसमें होता है कि एक फसल होती है और उसके अलावा एक दूसरी फसल होती है, लेकिन उनकी पंक्तियां अलग होती हैं। ठीक है, जैसे कौन सा, सोयाबीन प्लस मक्का, बाजरा प्लस लोबिया। ठीक है, तो वो कहलाता है अंतर फसलीकरण। तो ये आपको लिखना है यहाँ तक। देखिए दूसरा प्रश्न, खेतों में खाद तथा उर्वरक का उपयोग क्यों करते हैं? हम खाद और उर्वरक का उपयोग क्यों करते हैं खेतों में, इसका कारण बताना है। तो यहाँ पे समझिए, पोषण प्रबंधन में जब हम देखते हैं तो एक प्लांट के लिए 16 पोषक पदार्थों की आवश्यकता होती है। ठीक है, जैसे हवा से कार्बन तथा ऑक्सीजन, पानी से हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, और शेष 13 जो पोषक तत्व है मिट्टी से प्राप्त करते हैं। ठीक है, और कुछ पोषक तत्व जो है उन्हें बाहर से दिया जाता है। अधिक उत्पादन प्राप्त करने हेतु मिट्टी में खाद तथा उर्वरक के रूप में इन पोषणों को मिलना आवश्यक है, इसलिए दिया जाता है खाद और उर्वरक, यानी पौधे को अच्छे वृद्धि और विकास के लिए, ताकि अच्छी पैदावार हो सके। तो यहाँ से लेके यहाँ तक आपको आंसर कर लेना। इसके बाद तीसरा सवाल देखिए, अंतरा फसलीकरण तथा फसल चक्र से क्या लाभ है? तो ये खेती के दो अलग अलग तकनीकें हैं। पहला है अंतरा फसलीकरण। ये क्या होता है? देखिए अंतरा फसलीकरण में होता क्या है कि दो या दो से अधिक फसल निश्चित कतार में, पैटर्न में उगाए जाते हैं। ठीक है, जैसे तैसे नहीं उगाए जाते। चक्र क्या होता है, एक फसल जब उग जाता है और कटाई कर ली जाती है तो अगला फसल कौन सी बोया जाए, ठीक है, बदल के, तो वो कहलाता है फसल चक्र। तो इनका हमें लाभ बताना है। तो सबसे पहले आपको लिखना है अंतरा फसलीकरण, लिख के डैश देना है। इसमें दो या दो से अधिक फसलें एक साथ एक ही खेत में उगाते हैं, और कुछ पंक्तियां इस प्रकार की फसलें, उनमें एकांतर की स्थिति एक दूसरे पंक्ति के क्या होती है, दूसरी प्रकार की फसल उगाते हैं, यानी अलग अलग होती हैं। सोयाबीन, मक्का, बाजरा और लोहिया। फसल का चुनाव इस प्रकार करते हैं कि उनकी पोषक तत्व की आवश्यकता भिन्न भिन्न हो, जिससे कि पोषण का अधिक उपयोग हो सके। अब यहाँ से हम लाभ लिखेंगे इसी का ही। इस विधि यानी अंतरा फसलीकरण द्वारा पीड़कों व रोगों को एक प्रकार की फसल सभी पौधे को फैलने से रोका जा सकता है। इस प्रकार दोनों फसलों को अच्छा उत्पादन प्राप्त किया जा सकता है। ठीक है, और उसके बाद देखिए, किसी खेत में क्रमानुक्रमवार पूर्व नियोजन कार्यक्रम के अनुसार विभिन्न फसलों को उगाने को फसल चक्र कहते हैं। अब इसके बाद हमें लिखना है फसल चक्र हो गया। ठीक है, प्रारंभ करना है। तो इससे क्या लाभ है, परिपक्वन काल, यानी जब वो बड़े हो जाते हैं, अनाज हो जाता है, काल के आधार पर विभिन्न फसल सम्मिश्रण के फसल चक्र अपनाया जाता है। एक कटाई के बाद कौन सी फसल उगानी चाहिए, ये नमी और सिंचाई की उपलब्धता पर निर्भर करता है। यदि फसल चक्र उचित ढंग से अपनाया जाए तो एक वर्ष में 2 या 3 फसल अच्छा उत्पादन किया जा सकता है। ये फसल चक्र से लाभ हो गया। फसल चक्र जो है वो खेतों की नमी और सिंचाई की उपलब्धता पर डिपेंड करता है। ठीक है, ये दोनों समझ में आ गया, तो यही लाभ हो जाते हैं। अगला सवाल देखिए चौथा, अनुवांशिक फेरबदल क्या है, कृषि प्रणाली में कैसे उपयोग? तो इसका आंसर हम ऐसे करेंगे, वह फसल जिसे वांछित लक्षणों से प्राप्त करने के लिए किसी दूसरे स्रोतों से प्राप्त जीन को प्रवेश कराकर विकसित किया जाता है, यानी हाइब्रिड प्लांट, अनुवांशिक फेरबदल कहलाती है। ठीक है, तो इससे क्या लाभ होता है, इस प्रणाली में वह निम्न कारणों से उपयोगी है। देखिए क्या होता है लाभ, उच्च उत्पादन क्षमता इससे प्राप्त होती है,
उन्नत किस्म के प्लांट प्राप्त होते हैं, ये बीज प्राप्त होते हैं। जैविक और अजैविक प्रतिरोधी होती है ये, ठीक है, यानी जो फसल को बर्बाद करने वाले जैविक और अजैविक कारक होते हैं उससे वो लड़ने की क्षमता होती है। फसल में व्यापक अनुकूलता होती है, यानी मौसम तापमान को सहने की। तो ये सारी लाभ हैं। अगला सवाल देखिए 5वां, भंडार गृहों यानी गोदामों में अनाज की हानि कैसे होती है? तो हमें इसका आंसर यहाँ से करना है। कृषि उत्पाद के भंडारण में बहुत हानि हो सकती है। इस हानि के जैविक कारक जैसे जीव वाले कीट, कीटंग, कवक, ठीक है, चिचड़ी तथा जीवाणु है, तथा इसके हानि से अजैविक कारक भंडारण के स्थान पर उपयुक्त नमी। तो अजैविक कारण नमी, ताप, ये सारे अभाव होता है। ये कारक उत्पादन की गुणवत्ता को खराब कर देते हैं, वजन कम कर देते हैं तथा अनुकूलन करने की क्षमता को कम कर देते हैं और उत्पाद को बदरंग कर देते हैं, ठीक है। ये सब लक्षण बाजार में उत्पाद की कीमत को ये कम कर देते हैं। तो इस कारकों पर नियंत्रण पाने की आवश्यकता है। तो क्या समझ में आया? जैविक कारक होते हैं कीट पतंग और अजैविक कारक होते हैं नमी और ताप। ये देखा जाता है गोदाम में उचित है कि नहीं, ठीक है। तो यही बातें आपको लिखनी है। अगला सवाल देखिए, इसके बाद 6 नंबर, किसानों के लिए पशुपालन प्रणालियाँ कैसे लाभदायक है? तो हमें इसका आंसर ऐसे करना है, किसानों के लिए पशुपालन प्रणाली से लाभ निम्नलिखित है, ठीक है। क्या होता है? देखिए, पहला, पशुपालन से दूध उत्पादन जो है, मांस, अंडा आदि में उत्पादन में वृद्धि होती है, जिससे उनकी आर्थिक स्थिति समृद्धि यानी मजबूत होती है। दूसरा है, विदेशी नस्ल तथा देसी नस्लों के संकरण द्वारा अच्छी गुण वाली नस्लें प्राप्त की जाती है। तीसरा है, प्राप्त नस्लें रोग प्रतिरोधक क्षमता, लंबे जीवन काल तथा लंबा दूध श्रावण काल वाली होती हैं। परिणाम स्वरूप दूध उत्पादन में वृद्धि होती है, ठीक है। ये सारे किसानों को प्राप्त होता है। इसके बाद देखिए अगला सवाल, पशुपालन से के क्या लाभ हैं? तो इसका आंसर आपको इस तरीके से लिखना है, पशुपालन के निम्नलिखित लाभ हैं, ठीक है। तो यहाँ पे टोटल 6 लाभ बताए गए हैं, तो वहीं से आपको कर लेना है। इसके बाद देखिए 8वां सवाल, उत्पादन बढ़ाने के लिए कुक्कुट पालन, ठीक है, मत्स्य पालन तथा मधुमक्खी पालन की क्या समानताएं हैं? तो इस प्रश्न का क्या मतलब समझ में आया? अगर हम उत्पादन बढ़ाना चाहें, ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा, कुक्कुट पालन में बतख हो गया, मुर्गी पालन हो गया, मछली पालन हो गया, मधुमक्खी पालन हो गया, तो तीनों के उत्पादन बढ़ाना चाहें तो कौन सी बातें यानी कॉमन है उसमें, ठीक है, तीनों में, ठीक है, यानी तीनों पर वो लागू होंगी। तो ऐसे लिखना है, दोनों में समानताएं, ठीक है, 2 समानताएं हैं। पहला है वैज्ञानिक तकनीक से देखरेख, तीनों के लिए आवश्यक है, तथा प्रबंधन, ठीक है। दूसरा है सर्वोत्तम नस्लों का उपयोग ताकि उत्पादन और रोग प्रतिरोध क्षमता अधिक हो। समझ में आ गया? इसके बाद देखिए सेशन का आखिरी सवाल, प्रग्रहण, मत्स्यन, मेरीकल्चर तथा जल संवर्धन में क्या अंतर है? ठीक है, तो आइए इसका आंसर करते हैं। तो सबसे पहले हमारा कौन सा है? प्रग्रहण मत्स्यन, ठीक है, ताज़ा जल यानी अलवणीय जल तथा समुद्री जल जैसे प्राकृतिक स्रोतों में मछली पकड़ना वो कहलाता है प्रग्रहण मत्स्यन का, ठीक है। अब इसके बाद मेरीकल्चर में क्या होता है? कुछ आर्थिक महत्व वाली समुद्री मछलियों का समुद्री जल में संवर्धन किया जाता है, जिसे मेरीकल्चर कहा जाता है। और जल संवर्धन क्या है? यह ताज़ा जल तथा समुद्री जल, ठीक है, देखिए, यानी लवणीय जल दोनों में किए जाने वाला ये संवर्धन है। मेरीकल्चर जल संवर्धन का एक ही प्रकार है। तो तीनों आपका हो गया और समाप्त होता है आज का सेशन। धन्यवाद।